YouTube चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आज का हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा ट्रांजिस्टर। कल हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फिल्टर सर्किट है वो कंप्लीट कर लिए थे। तो देखो आज का जो चैप्टर है वो है ट्रांजिस्टर। पहले बात तो ट्रांजिस्टर बोलते किसे कहते हैं। ट्रांजिस्टर देखो क्या करती है, प्रतिरोध का ट्रांसफर करती है। ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है? प्रतिरोध का ट्रांसफर करना। मतलब ये क्या करती है, निम्न प्रतिरोध को उच्च प्रतिरोध की ओर वोल्टेज का क्या करती है, अभी एम्प्लीफिकेशन का कार्य करती है। क्या कार्य करती है? निम्न प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध की ओर वोल्टेज का क्या करना, एम्प्लीफिकेशन करना। तो ट्रांजिस्टर जो है का अर्थ निम्न प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध की ओर वोल्टेज का एम्प्लीफिकेशन करना। अब देखिए वैसे ट्रांजिस्टर का कार्य क्या होता है। अगर आपको सीधा पूछ ले, अगर आपको अर्थ पूछ ले कि ट्रांजिस्टर कहते किसे, तो इसे ट्रांजिस्टर बोलते हैं। लेकिन अगर आपको पूछ ले ट्रांजिस्टर का मेन कार्य क्या है, क्यों यूज में लिया जाता है, तो देखो ट्रांजिस्टर का जो कार्य होता है वो है एम्प्लीफिकेशन करना, मॉड्यूलेशन करना, ये जो कार्य किसके कार्य है, ट्रांजिस्टर के कार्य। अब देखिए जो हमने पीछे पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है ये, तो ट्रांजिस्टर होता क्या है। तो देखो ट्रांजिस्टर है वो एक अर्धचालक युक्ति है। कौन सी युक्ति है? अर्धचालक डिवाइस। आज है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो ट्रांजिस्टर चैप्टर उसके बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, मतलब बेसिक जो बातें हैं। ये एक अर्धचालक युक्ति है। फिर देखिए जो ट्रांजिस्टर है वो किस पे कार्य करता है? यह वोल्टेज व धारा दोनों डिवाइस पे काम करता है। वोल्टेज व धारा दोनों पे कार्य करता है। फिर देखो एक बात और बताई थी आपको कि जो हमने जब पढ़े थे फोटो डायोड, एलईडी, जेनर डायोड, ये सब पढ़े थे, तो जो वहां पे हमने पढ़ा था कि एक ये जो डिवाइस थी वो सॉलिड स्टेट डिवाइस थी। तो ट्रांजिस्टर को भी किस नाम से जाना जाता है? सॉलिड स्टेट डिवाइस। ठीक है भाई। ट्रांजिस्टर का दे देते लिख दे भी, ट्रांजिस्टर एक प्रकार का है, वहां पे लिख दे मतलब कौन किस प्रकार की डिवाइस है, तो कौन सी डिवाइस है? सॉलिड स्टेट डिवाइस बोलते हैं। अब देखिए कि जो आपका ट्रांजिस्टर है वह ट्रांजिस्टर में ये दो प्रकार के ट्रांजिस्टर प्रकार होते हैं। ट्रांजिस्टर के दो प्रकार है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। पहले इसके मतलब एक चीज और देख लेते हैं कि ट्रांजिस्टर होता है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है, कि क्यों जरूरत पड़ी ट्रांजिस्टर की। तो देखो ये क्या आती है, एक छोटी डिवाइस होती है, मतलब इसको बोल देते हैं लाभ। मतलब इसके क्या लाभ है प्रयोग करने। तो इसका जो पहला लाभ है वो है यह छोटी डिवाइस है। छोटी डिवाइस है तो क्या होगा, स्थान कम घेरेगी, जिससे स्थान
कम घेरे। दूसरा कि जो ये डिवाइस है इसकी दक्षता क्या होती है अभी, हाई होती है। क्या होती है इसकी दक्षता उच्च होती है, इसलिए इसका जो है ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। एक तो क्या होती है, बहुत छोटी डिवाइस होती है जो बड़े डिवाइस की जगह क्या करती है भी काम करती है, और दूसरी क्या इसकी होती है, इसकी दक्षता क्या होती है भी बहुत ज्यादा हाई होती है, जिसके कारण इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं ट्रांजिस्टर के प्रकार। जो ट्रांजिस्टर है वो दो प्रकार का है। एक तो है यूनिपोलर और दूसरा होता है बाइपोलर। इसको बोला जाता है यूजेटी और इसको बोला जाता है बीजेटी। यूजेटी की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसकी फुल फॉर्म याद रखना भी, यूजेटी की फुल फॉर्म पूछ लेता है। उसी प्रकार बीजेटी की बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब देखिए भी यूनिपोलर और बाइपोलर मतलब यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता क्या है। वे ट्रांजिस्टर, पहले हम बात करते हैं यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। वे ट्रांजिस्टर जिनमें आवेश मतलब जिनमें धारा का प्रवाह केवल एक आवेश वाहक की वजह से होता है, वो कौन से होते हैं भी, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहलाते हैं। वे ट्रांजिस्टर जिनमें धारा का प्रवाह केवल किसके द्वारा हो, केवल एक आवेश के द्वारा हो, एक चार्ज के द्वारा हो, तो वो कौन से कहलाएंगे, यूनिपोलर। दूसरी की बात करते हैं बाइपोलर की। जो वे ट्रांजिस्टर जिनमें धारा का प्रवाह है वो किसके द्वारा हो, दो आवेश। दो आवेश कौन से भी, एक तो मेजॉरिटी एक माइनॉरिटी, इन दोनों के द्वारा होता हो तो कौन से कहलाते हैं भी, बाइपोलर ट्रांजिस्टर कहलाते हैं। ठीक है ना, इनमें तो केवल क्या होगा, या तो मतलब मेजॉरिटी के कारण होगा या माइनॉरिटी के कारण होगा, केवल एक आवेश वाहक के द्वारा धारा का प्रवाह होगा, वो कौन से कहलाएंगे, यूनिपोलर। इनमें दो आवेश वाहक होंगे, दोनों कौन से होंगे, एक मेजॉरिटी होगा एक माइनॉरिटी होगा, दोनों के कारण जो धारा प्रवाह होती है वो क्या कहलाते हैं भी, बाइपोलर ट्रांजिस्टर कहलाते हैं। देखिए थोड़ा सा लिख देता हूं, वे ट्रांजिस्टर जिनमें धारा का प्रवाह केवल एक आवेश के द्वारा होता है। इसका जो उदाहरण है वो क्या है भी, वो है एफिक। ठीक है, दूसरा है बिजली। वे ट्रांजिस्टर जिनमें धारा का प्रवाह दो आवेशों के द्वारा हो, क्या कहलाता है भाई, बाइपोलर ट्रांजिस्टर। बात समझे।
अब देखिए इसमें क्या होता है कि यूनिपोलर को तो केवल एक आवेश होगा, लेकिन जो बाइपोलर में जो आवेश होंगे वो दो आवेश होंगे, एक पी होगा एक एन होगा। और दोनों कैसे जुड़े होते हैं भी, दोनों विपरीत जुड़े होते हैं। दोनों जुड़े कैसे होते हैं, विपरीत। तो हम जो आगे बढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, बाइपोलर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि बाइपोलर कैसे कार्य करता है। तो देखिए अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर के आरेख के बारे में। तो देखो अभी मैंने बताया कि बीजीटी था, बीजीटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बीजीटी क्या है, दो विपरीत आवेशों वाला होता है, उसमें पी या एन होंगे। तो देखो हम मान लेते हैं एक तो जो ट्रांजिस्टर होता है वो दो प्रकार का, बीजीटी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है एनपीएन और दूसरे बोलते हैं पीएन। तो देखो एनपीएन क्या होता है, एनपीएन किसे बोलते हैं, जब जो आपका अर्धचालक डिवाइस है उसमें पी प्रकार के अर्धचालक डिवाइस को, तो पी प्रकार की जो एन प्रकार के अर्धचालक के डिवाइस के बीच में एक पतली लेयर पी प्रकार के डिवाइस को, मतलब पी प्रकार के अर्धचालक की रख दी जाए, तो वह कौन सा जंक्शन ट्रांजिस्टर कहलाता है, वो कौन सा कहलाता है, एनपीएन। किसे कहते हैं, जब पी अर्धचालक डिवाइस के मध्य एन टाइप की पतली लेयर को स्थापित कर दिया जाए, तो वो अर्धचालक डिवाइस कौन सा कहलाएगा भी, वो कौन सा बन जाएगा, एनपीएन। ठीक है भाई। उसी प्रकार पीएनपी किसे बोलेंगे, पीएनपी वो होगा जिसे पी प्रकार के अर्धचालक डिवाइस, वह सॉरी ये एन, यहाँ पे एन आएगा, एन अर्धचालक युक्ति के मध्य क्या रख दिया जाए, पी प्रकार की जो लेयर है, जो पी मध्य में पी प्रकार की पतली लेयर को अगर स्थापित कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा अभी, एनपीएन कहलाएगा। पीएनपी किसे क्या बोलेंगे, जब पी प्रकार की जो अर्धचालक पदार्थ की दो पत्तियां हैं उनके मध्य में एक एन प्रकार का जो लेयर, पतली लेयर को स्थापित कर दिया जाए, तो वह कौन सा कहलाएगा अभी, पीएनपी कहलाएगा। जिस परिभाषा से याद रखना है आपको कि एनपीएन क्रिस्टल किसे कहते हैं, पीएनपी अर्धचालक किसे कहते हैं। तो वे अर्धचालक एनपीएन किसे बोलेंगे, वे अर्धचालक जब एन प्रकार के अर्धचालक में दो लेयरों के मध्य एक पतली लेयर पी प्रकार की स्थापित कर दी जाए, तो वो कौन सा कहलाएगा अभी, एनपीएन कहलाएगा। और पीएनपी किसे कहेंगे, जब पी प्रकार के दो अर्धचालकों के मध्य एक पतली लेयर किसकी स्थापित करते हैं, एन की स्थापित करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा अभी, पीएनपी कहलाएगा। अब देखिए थोड़ा सा एनपीएन के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं कि देखो मान लो ये एन है, दोनों एन लेयरों के मध्य किसको स्थापित करते हैं, पी को स्थापित करते हैं, तो कौन सी बन जाएगी भी, एनपीएन बन जाएगी। अब देखिए इसमें थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं विशेष कि जो एनपीएन जो आपका ट्रांजिस्टर, उसमें कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, कितने उसमें लेयर होती हैं, कितने उसमें एक्सेप्टर होते हैं, कितने उसमें जंक्शन होते हैं। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखना कि देखो जो ये सिरे दिखाई दे रहे हैं आपको, जो टर्मिनल होते हैं, ये तीन टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों टर्मिनलों को किस नाम से जाना जाता है अभी, इलेक्ट्रोड। अगर आपको ये पूछ रहे कितने इलेक्ट्रोड होते हैं या कितने टर्मिनल होते हैं, तो एक ही बात होती है, टर्मिनलों को भी किस नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रोड के नाम से जाना। ठीक है, तो देखो मैं बोल देता हूं, बता देता हूं कि इसमें टर्मिनल कितने होते हैं, टर्मिनल होते हैं 3,
कौन कौन से, ये देखो ये रहा, एक तो होता है इसमें आपका ई, एक होता है सी और एक होता है बी। ठीक है, ई को जाना जाता है एमीटर के नाम से, बी को जाना जाता है बेस के नाम से, सी को जाना जाता है कलेक्टर के नाम से। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात करते हैं लेयर की, जो इसको बोलते हैं परत। तो परत कितनी है, एक एन है, दूसरी पी है, तीसरी एन है, परत कितनी हो गई, 3। फिर बात करते हैं जंक्शन। तो देखो जंक्शन कितने हैं, एक जंक्शन, दूसरा जंक्शन, कितने जंक्शन बनते हैं एनपीएन में, कितने, चाहे वो एनपीएन हो चाहे पीएन हो, कितने जंक्शन बनते हैं, 2। जितने, अब मैंने बताया था जितनी जंक्शन होगी उतनी क्या होगी, अक्षय परत होगी। तो अक्षय परत भी कितनी होती है, 2। ये चीज आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछ दी जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं तीनों टर्मिनल के बारे में कि देखो इसके 3 टर्मिनल है, ई बी सी। तो ई क्या होता है, बी क्या होता है और सी क्या होता है। तो देखो ई होता है, उसे जाना जाता है एमीटर के नाम से, बी होता है उसे जाना जाता है बेस, और सी होता है उसे जाना जाता है कलेक्टर के नाम से। तो पहले विस्तार से पढ़ते हैं एमीटर क्या होता है। तो देखो एमीटर क्या होता है, इसको सीधी सी परिभाषा में बोलना है अगर आपको कुछ मतलब सीधा कि, तो देखो मेरे बाएं हाथ की तरफ है, जो बाएं तरफ जो सिरा होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, एमीटर के नाम से। पहली बात, बाएं तरफ के सिरे को या टर्मिनल को किस नाम से जाना जाता है, एमीटर के नाम से। अब बात है दूसरी, अब देखो इसको याद रखा जाता है इसकी डोपिंग की वजह से, इसके जो इसकी मोटाई होती है उसके हिसाब से, इन दिनों में। तो दूसरी बात करते हैं मोटाई की। तो देखो इसकी जो किसकी बात करें, एमीटर, एमीटर की जो चौड़ाई होती है, जो मोटाई होती है वो कितनी होती है कि जो बेस होता है उससे तो ज्यादा होती है, और जो कलेक्टर होता है उसकी तुलना में कम होती है। तो कितने बोलेंगे, बेस से ज्यादा व कलेक्टर से कम। तीसरी बात करते हैं हम डोपिंग। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, डोपिंग सबसे ज्यादा किसमें की जाती है। तो सबसे ज्यादा किसमें डोपिंग की जाती है, अभी एमीटर में डोपिंग की जाती है। डोपिंग का स्तर सबसे ज्यादा किसमें रखा जाता है, एमीटर में। अब देखो भी एक बात, डोपिंग से बोलते हैं अशुद्धि को। अब जितनी ज्यादा, हमने देखो डायोड के बारे में, डायोड पढ़ा था उसमें, जितनी ज्यादा डोपिंग होगी उतनी ही चालकता क्या होती जाएगी, उसकी बढ़ती जाएगी। क्योंकि जितनी ज्यादा डोपिंग की मात्रा होगी उसमें चालकता, प्रतिरोध क्या हो जाएगा उसका कम हो जाएगा, और चालकता क्या हो जाएगी उसमें बढ़ जाएगी। अब देखिए डोपिंग का स्तर, डोपिंग का स्तर क्या रखा जाता है, अभी उच्च रखा। फिर इसका कार्य क्या होता है, किसका, एमीटर का। ये तो हमने इसकी स्ट्रक्चर पढ़ ली, संरचना। अब इसमें का कार्य, कार्य क्या होता है कि जो देखो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज को किसमें भेजना, बेस में भेजना। किसमें भेजना, बेस में भेजना। ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज को किसमें भेजना, बेस में भेजना, इसका कार्य होता है। क्लियर बात। चलें भी नेक्स्ट टॉपिक पे, बेस पे। अब आ जाइए बेस।
जो मध्य भाग होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? बेस के। और उसे किससे, कौन से मतलब किस अक्षर से डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है? बी से। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? याद रखना, बी से, बेस को। अब देखिए जो इसमें डोपिंग स्तर होता है, जो अक्षय परत होती है वो क्या होती है? तो देखो जो इसकी मोटाई होती है, सॉरी मोटाई होती है वो क्या होती है? सबसे कम मोटाई या चौड़ाई बेस की क्या होती है भी? सबसे कम होती है। मतलब ये आपका एमीटर और कलेक्टर से भी क्या होता है? पतला होता है। दूसरा, अगर आपको पूछ ले इसकी मोटाई का मान कितना होता है, तो इसको बोलना है 10 की पावर -6 मीटर। कितना बताना है? माइक्रोमीटर, ठीक है ना? माइक्रोमीटर या 10 की पावर -6 मीटर, अगर 10 की पावर 4 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर हम बोलते हैं। फिर है दूसरा कि इसमें जो डोपिंग का स्तर होता है, डोपिंग का स्तर भी सबसे कम होता है। इन दोनों सबसे कम मतलब इन कलेक्टर और जो एमीटर उससे कम। डोपिंग का स्तर भी सबसे, दोनों से कम। अब इसकी बात करते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। तो देखो इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है कि एमीटर के जो क्या थे, ज्यादा एमीटर में ज्यादा क्या थे भाई? चार्ज कैरियर थे, मेजॉरिटी थे। बेस का कार्य होता है जो मेजॉरिटी एमीटर की जो मेजॉरिटी थे उसको तो ग्राइंड करना, और कलेक्टर को वो मेजॉरिटी चार्ज क्या करना भी? पास करना। एमीटर से मेजॉरिटी को अपने पास रखना और उन मेजॉरिटी चार्ज को किसके पास ज्यादा से ज्यादा भेजना? कलेक्टर के पास ज्यादा से ज्यादा उन मेजॉरिटी चार्ज को भेजना। किसका कार्य होता है? बेस का कार्य। अब तीसरा पढ़ते हैं हम कलेक्टर के बारे में। तो देखिए जो सबसे दाया सिरा होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? कलेक्टर के नाम से जाना जाता है। और उसे प्रदर्शित किससे किया जाता है? सी से डिनोट किया जाता है। तो सी से जो लिखा हुआ सिरा होगा उसे किस नाम से बुलाएंगे अपन? कलेक्टर से बुलाएंगे। फिर देखिए इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात कि इसका जो स्तर होता है वो जो चौड़ाई होती है वो सबसे ज्यादा होती है। इसकी चौड़ाई क्या होती है? सबसे ज्यादा। दूसरी, अब चौड़ाई सबसे ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि इसे सबसे ज्यादा उष्मा है वो वहन करनी होती है। इसे उष्मा को वहन करना होता है, उष्मा को अपने अंदर से गुजारना होता है। इसलिए उष्मा को मतलब उष्मा को मतलब स्थान मिले उससे प्रस्तावित किया जाता है। इसलिए इसके लिए क्या उपयोग किया जाता है? इसे जो चौड़ाई होती है वो ज्यादा रखी जाती है। तीसरी बात, जो डोपिंग का स्तर होता है वो क्या रखा जाता है भी? कम रखा जाता है। डोपिंग इसके अंदर जरूरत ही नहीं पड़ती, डोपिंग यहाँ पे होगी। दूसरी बात इसका कार्य होता है कि जो बेस के जो चार्ज कैरियर होते हैं उनको अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या करना भी? स्थान देना, या अपने अंदर से ज्यादा उनको गुजारना। किसका कार्य होता है? कलेक्टर का कार्य होता है। और कलेक्टर को किससे प्रदर्शित किया जाता है? सी से। तो इसको अब ऐसा है कि बात, इसकी इंपॉर्टेंट बात वही है कि इसका जो चौड़ाई जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो आपको पूछ लिया कि चौड़ाई सबसे ज्यादा क्यों होती है? तो इसका कारण ये होता है कि इसको क्या करनी होती है? जो उष्मा होती है वो वहन करनी होती है, इसलिए इसकी चौड़ाई क्या रखी जाती है? ज्यादा रखी जाती है। अब देखो उष्मा वहन करनी होती है, इसके ऊपर एक इक्विपमेंट और लगाया जाता है, उसे बोलते हैं, हमने जो डायोड में पढ़ा था, जो इलेक्ट्रॉनिक युक्त होता है। अगर किसी जो उच्च करंट कैरिंग की जो डिवाइस होती है उसको अगर अपने अंदर से ज्यादा करंट प्रवाहित करनी हो तो उसके ऊपर एक उसका तापमान ज्यादा हो जाएगा उस डिवाइस का। तो उस तापमान को वातावरण में फैलाने के लिए, चेसिस में फैलाने के लिए एक युक्ति होती है, उसे बोलते हैं हीट सिंक। तो इसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है भाई? हीट सिंक लगा दिया जाता है। वो क्या करती है? जो इसके अंदर जो हीट होती है उसको वातावरण में फैला दी जाती है, चेसिस के द्वारा बाहर भेज देती है। तो इसका कार्य क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा चार्ज कैरियर को अपने अंदर क्या करना भी? प्रसारित करना। मतलब बेस के जो चार्ज कैरियर ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर क्या करना? उनको आगे फ्लो करना। तो ये कार्य होते हैं
अब देखिए इसका सिंबल, अब देखिए इसको हमेशा पहचानने का तरीका कि भाई इसमें क्या दिक्कत होती है कि अपन को ये नहीं पता चलता पता कि एमीटर कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है। बेस तो आपको सब पता चल जाता है, मध्य भाग हो बेस है कि देखो अगर ये कौन सा है, मान लो पीएनपी, या इसको अपन एनपीएन के बारे में जिक्र करें तो एनपीएन, तो ये एन, ये पी और ये हो जाएगा। अब देखिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा इसके अंदर एन है और कौन सा इसके अंदर एमीटर है और कौन सा कलेक्टर है। तो इसमें एक मतलब एक तीर का निशान होता है, वो किस चीज को बताता है कि इसमें से जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसको प्रदर्शित करता है। तो देखो मैं दोनों बता देता हूं आपको, एनपीएन और पीएनपी दोनों हो जाएंगे साथ साथ में। कल अपन इसकी कार्य प्रणाली पढ़ लेंगे। ये है पी एन पी। अब देखिए आपको एक बात से याद रखना है कि जो धारा होगी वो इसमें क्या करेगी, पी होगा उसमें धारा क्या करती है, हमेशा प्रवेश करती है। क्या करती है, प्रवेश करती है। और एन है उसमें धारा क्या करेगी, हमेशा क्या सॉरी एन, और ये हो गया आपका एन पी एन पी एन, और ये हो गया आपका पी एन पी, पी एन और पी। ठीक है भाई। तो जो पी एन पी होगा उसमें जो सिंबल लगा होगा वो क्या होगा, धारा की दिशा को बताता है। तीर का निशान लगा होता है, वो किसको डिनोट करता है, धारा की दिशा को। मतलब जब इसमें तीर का निशान क्या हो, अंदर की तरफ हो, तो वो कौन सा होगा, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है पीएन। वो कौन सा होगा भाई, पीएनपी। अगर जिसमें धारा प्रवेश कर रही है वो पीएनपी। और दूसरी बात अभी मैंने बताया कैसे आपको पता चलेगा कि कलेक्टर है कौन सा, वो एमीटर है। तो जो जिसपे तीर का निशान लगा हुआ वो हमेशा कौन सा होगा भी, एमीटर होगा। वो कौन सा होगा, एमीटर होगा। जो तीर का निशान लगा हुआ एमीटर होगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, कलेक्टर हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा। अब देखिए सेम दूसरा है एनपीएन। तो इसमें देखो एनपीएन है, तो इसमें पीएनपी में अगर धारा प्रवेश करे तो इसमें धारा क्या होगी, बाहर निकलेगी। इसमें धारा क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। तो वो कौन सा हो जाएगा, जिसमें धारा बाहर निकल रही हो वो एनपीएन हो जाएगा, जिसमें धारा प्रवेश कर रही हो पीएनपी हो जाएगा। और जिसमें तीर का निशान लगाओ वो कौन सा होगा, एमीटर होगा। तीर का निशान नहीं लगा वो किसका होगा, कलेक्टर। तो आपको सीधा सा बात याद रखनी है, जिसमें तीर का निशान लगा वो किसको डिनोट करता है, एमीटर को करता है। और जो तीर का निशान है किसको प्रदर्शित करता है, वो आगे बताऊं, धारा की दिशा को। कि किस चीज को बताता है, ये धारा की दिशा को डिनोट कर रहा है कि धारा कैसे चल रही है। और ये क्योंकि एक फॉरवर्ड वाइज में काम करेगा और एक रिवर्स वाइज में काम करेगा। तो ये आपको कल बताऊंगा कैसे कार्य करता है फॉरवर्ड वाइज में और रिवर्स वाइज में। तो आपको इतना याद रखना है कि जो सिरा होगा वो किसको बताता है अभी, एमीटर को। और जो तीर का निशान है वो तीर का निशान दो चीज बताता है, एक तो धारा की दिशा बताता है, एक आपसे पता चल जाता है कि आपका एमीटर है, कलेक्टर है। एमीटर को बताता है और धारा की दिशा बताता है। ठीक है। तो ये एनपीएन है, और जिसमें बाहर निकल रही हो वो तो होगा एनपीएन, और जिसमें धारा प्रवेश कर रही हो होगा पीएनपी। और कल हम इसकी पढ़ेंगे कार्य प्रणाली, कैसे कैसे कार्य करते हैं, कैसे फॉरवर्ड वाइज बनता है, कैसे रिवर्स वाइज बनता है, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। आज जो बेसिक था अच्छी तरीके से नोट कर लेना, और कल इसी प्रणाली पे अपन आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।